नेक्स्ट जो हमने फैक्टर पढ़ना है वो है टेम्परेचर। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल का थर्ड फैक्टर हम पढ़ने लगे हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर या हीट की सेंस से देखें तो रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं। एक एक्सोथर्मिक होते हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इन दोनों रिएक्शंस पर डिफरेंट होता है। एक्सो पर डिफरेंट होता है, एंडो पर डिफरेंट होता है। सो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, decrease in temperature favors the exothermic reaction, means decrease in temperature will shift the exothermic reaction in forward direction। यानी टेम्परेचर कम करें तो वो एक्सोथर्मिक को फेवर करता है क्योंकि पहले उसमें हीट रिलीज हो रही है। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर कम करोगे तो वो फॉरवर्ड होगा। दूसरा है increase in temperature favors endothermic reaction, means increase in temperature will shift the endothermic reaction in the forward direction। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम करने से वो फॉरवर्ड होता है क्योंकि उसमें पहले हीट रिलीज हो रही है तो उसको मज़ीद हीट नहीं चाहिए। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से वो फॉरवर्ड होता है क्योंकि एंडोथर्मिक को हीट चाहिए होती है। तो ये डिफरेंट रिएक्शन पर डिफरेंट इफेक्ट है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो CO प्लस H2O रिएक्ट करती है, CO2 और H2 बनता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। -41.84 किलोजॉल पर मोल हीट रिलीज होती है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये है अगर इस रिएक्शन में हम रिएक्शन का टेम्परेचर कम करेंगे तो ये फॉरवर्ड होगा, ज़्यादा करेंगे तो ये रिवर्स होगा। दूसरी एग्जांपल मैंने दी है पोटाशियम आयोडाइड की। सॉलिड है, उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो पोटाशियम आयोडाइड एक्वस यानी सोल्यूशन बन जाता है। इसमें 21.4 किलोजॉल पर मोल हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड होगा, कम करेंगे तो रिवर्स होगा। तो एक तो ये सिंपल आपने याद करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक्सो में डिक्रीज करने से फॉरवर्ड होता है, एंडो में इंक्रीज करने से फॉरवर्ड होता है, और एग्जांपल बतानी है। अब इसी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलेबिलिटी। solubility of the different substances, different compounds in the water. Temperature also has the effect on the solubility of compound depending upon the heat of solution। देखिए हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था हीट ऑफ सोल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हीट रिलीज होती है, यानी उनकी हीट ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी उनकी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक होगी। तो उनकी सॉलेबिलिटी पर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है क्योंकि उनकी सॉलेबिलिटी या एक्सो है या एंडो है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर ही दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलेबिलिटी। उसमें आप 3 पॉइंट बना लेंगे। नंबर 1, कंपाउंड्स हैविंग इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक। तो जिनकी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर कम करने से सॉलेबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगी। उसको आप एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डील करोगे जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया है। दूसरी हेडिंग बनाओगे कंपाउंड हैविंग इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक। अब जिसकी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन एंडोथर्मिक है उसकी इंथैल्पी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगी क्योंकि आप उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करोगे। और तीसरा केस पढ़ोगे कंपाउंड्स हैविंग इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नियरली इक्वल टू जीरो। कंपाउंड्स हैविंग इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नियरली इक्वल टू जीरो। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ना हीट रिलीज होती है ना हीट एब्जॉर्ब होती है, लाइक NaCl। सो टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉलेबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंस। इनकी सॉलेबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो एक तो हम ये ली शैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी के अंदर एक मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। उसमें 3 हेडिंग बनाई है, कंपाउंड्स हैविंग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक, कंपाउंड्स हैविंग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक, कंपाउंड्स हैविंग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नियरली इक्वल टू 0। तो ये सेपरेटली आपने याद करना है। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है? कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, it just increases the rate of both forward and backward reaction and makes the equilibrium to establish in very short time. In most of the reversible reactions, equilibrium is not always reached within a suitable short time. So catalyst is added which speed up the whole reaction and reduces the time of equilibrium. Catalyst का इफेक्ट क्या होता है? वो ना तो फॉरवर्ड को फास्ट करता है ना रिवर्स को फास्ट करता है, बल्कि दोनों को फास्ट कर देता है। तो हम कहेंगे कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। उसका इफेक्ट क्या होता है? जो इक्विलिब्रियम देर से इस्टेब्लिश होना था वो जल्दी हो जाता है। असल में लास्ट लाइन देखें, अ कैटलिस्ट प्रोवाइड द रिएक्शन अ न्यू पाथ with lower energy of activation for both forward and reverse step। ये असल में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 11 में कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है और कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करता है। अभी सिर्फ आपने इतना, इसमें आपके माइंड में बड़े क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल आपने सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को स्पीड अप करके रिएक्शन को फास्ट कर देता है और इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश करवा देता है। बस इतना याद करना है, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके चैप्टर 8 में क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम पढ़ा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पढ़ा और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक इफेक्ट या कोई 2 इफेक्ट ली शैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन के साथ बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको बुक से जब आप स्टडी करेंगे लेक्चर पढ़ने के बाद तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस ली शैटलियर प्रिंसिपल की आगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।